तो चलिए, जिस तरीका से आप लोगों ने सुबह में मिलजुल कर अपना पूरा ताकत, पूरा जज्बा, पूरा दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब दिया था ना, उसी तरीका से फिर से दो, क्योंकि फिर से हम वही तगड़ा वाला क्लास लेकर के आए हैं जिसमें से आपसे 60 क्वेश्चन पूछेंगे और 60 का जवाब भी देंगे। और उसके साथ ही साथ एक बात सुन लो, इसमें से आपका मात्र 40 क्वेश्चन अगर सही हो जाएगा तो समझ जाइए बिहार बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा ना तो वहां पूरा हिंदी के 50 को 50 क्वेश्चन आपके पूरा पैटर्न से आएगा, पूरा पढ़े होइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? आप सोचो और सोच के जवाब देने का प्रयास करना। तो सबसे सिंपल बात आपको बताऊं, इसमें दो चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। एक तो उसने कहा और फिर मैं पटना जाऊंगा, यानी कि वो बोल रहा है, यानी कि इसमें दो आदमी बोल रहा है। जैसे कि मैं उसके बात को आपके सामने रख रहा हूं, तो इसको अगर बोला जाए तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। देख रहे हो इसमें क्या है, दो वाक्य फिटल है, दो गो वाक्य मिलल है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिएगा अगला का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या फिर कर्म पदबंध। आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा। तो दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक बार दो का करेक्ट आंसर बताइए, क्योंकि हिंदी भी जो है ना कमजोर सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी भी कमजोर नहीं है, सबसे ज्यादा नंबर हिंदी में लाओ। तो आपका कमेंट आया कि निम्न में से अगर बात करें तो कर्म जो पदबंध है ये आपका क्या हो जाएगा? पदबंध नहीं हो जाएगा, यानी कि दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला का जवाब देने का प्रयास करना। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है ना? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कौन सा समास बोला जाता है? द्विगु, द्वंद्व या फिर नया या फिर तृतीय पुरुष। तो तीन का जवाब क्या आ जाएगा? तो सबसे सिंपल भाषा में, सबसे आसान भाषा में आप लोग जानते हो तो जल्दी से कमेंट में बताओ, और नहीं जानते हो तो जान जाइए, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका अगर बात करें, चिन्ह विपरार्थक होता है, बीच में योजक का चिन्ह लगा रहता है, आसानी से चुन लीजिएगा। चलिएगा फिर से अगला का जवाब देने का प्रयास करना। 4 नंबर, द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? द का उच्चारण स्थान बताना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब फटाफट फटाफट दीजिए ताकि आगे हम बढ़े और अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो यहाँ पे आपका कमेंट आया कि दंत का मतलब कि द का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा दंत हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? व्यंजन जानते हैं ना, व्यंजन जिनके उच्चारण स्थान में क्या किया जाता है? स्वर की मतलब की सहायता लिया जाता है। तो आ जाइए समझ जाइए, यहाँ पे अगर किसी भी व्यंजन के अंत में हलंत लगल रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? कमेंट में जल्दी से भर दो। चलिए ऑप्शन ए बता दिए, क्योंकि उसका मान आधा हो जाएगा। तो सबका कमेंट आ रहा है प्रॉपर। इसी तरीका से अंत तक बताइए, तब ना मजा आएगा। क्लास का असली मजा तब आता है जब उसमें का सारा क्वेश्चन आ जाए। चलिएगा जवाब दीजिएगा कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? ध्यान दीजिएगा और जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या सोचिएगा कि बहादुर मतलब कि जब भैंस को मारा था तो वो दौड़ते दौड़ते माँ के पास आ गया था, या फिर नानी के, या फिर कागी के पास। तो आपका कमेंट आएगा कि सर यहाँ पे हम जानते हैं बहादुर अपने माँ के पास भागकर आ गया था, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन भरता हूं, अगला का जवाब देने का प्रयास करना। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, निबंध के लेखक है गुणाकर मूले, अज्ञेय पंत या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में कौन ऐसे कवि है जिसने निबंध लिखा है, और वो भी क्लास 10th के चैप्टर में? तो सबका कमेंट पहले क्या आ जाएगा? सोचो। तो सबसे पहले आप एक जानते हो ना
नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। जो नागरी लिपि है एक निबंध है जिसमें लिपियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुणाकर मूल्य हो जाएगा, गुणाकर मूल्य हो जाएगा 7 का करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ही आपको बोल देना है। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक प्रयोगवादी कवि कौन है। सब क्वेश्चन को छोड़ देना लेकिन इसका जवाब देना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। भेंट करा दिया ना, अभी जाके एग्जाम में फिर से भेंट कर लेना इस क्वेश्चन से। तो 8 नंबर का जवाब क्या आ जाएगा? तो 8 का आपका जवाब आ गया। हम जानते हैं कि तार सप्तक के लेखक हीरानंद, सचितानंद, वत्सायन अज्ञे, जिनको अज्ञे बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला का जवाब दीजिएगा। हिरोशिमा किस देश में है? श्रीलंका, भूटान, जापान या फिर नेपाल। हिरोशिमा कहां पर है? ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 नंबर का जवाब बताइएगा। तो चलिएगा एक बार 9 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। 9 का आपका जवाब आ गया। 9 का जवाब आया ऑप्शन सी, हिरोशिमा जापान में है। और इस तरीका से आपका कंप्लीट होता है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में हमने आपका देखा तो एक क्वेश्चन में डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो डाउट आपने छुड़ा लिया ना, हम आंसर बता भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जब जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? अरे भाई बच्चा बच्चा भी जानता है कि बूढ़ा चौकीदार। अब पेड़ है और वो चौकीदारी करता है, किसमें लिखल गया है, कौन कवि कहते हैं? तो वीर कुंवर सिंह बोलते हैं। एक वृक्ष की हत्या जिनके लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। यानी कि ये एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। यहाँ पर 10 का ये हो जाएगा। तो 10 का ये हो गया कंप्लीट। इतना तक तो कंप्लीट है। अगला का जवाब देने का प्रयास करना। 11 नंबर क्वेश्चन, ललकारते का अर्थ होता है कलाकार, संदेहवाचक, हल जोतने वाला या फिर गायक। हलकारे, हलकारे का मतलब होता है हल जोतने वाला। तो 11 का एक बार आप लोग कंफर्म आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए 11 का भी सी आ गया। तो हल जोतने वाला हो जाएगा। हलकारे मतलब का हल जोतने वाला, ललकारे नहीं हलकारे। अब ई वाला क्वेश्चन देखिएगा और सोच लीजिए। इसका भेंट आपको करा दिए पहले एग्जाम से पहले। एग्जाम के सेंटर में जाइएगा सेकेंड पाली होके, तो बहुत बढ़िया है। सेकेंड पाली में ये पूछ देगा कि संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर संज्ञा संधि। 12 का जवाब, ओहो हो 12 का जवाब आपका आ गया। आपका 12 का जवाब आ गया संज्ञा संधि, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और संधि के 3 गो भेद होता है जो कि आप पहले देख लीजिए, ए बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ई वर्ण है, ई क्या है? ह्रस्व है, दीर्घ है, अंतावस्थ है या फिर उसमें व्यंजन है। 4 पहले पॉइंट समझ लीजिएगा। यहाँ पे ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिसमें ह्रस्व आवे, जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, है ना, ई सब आवे। अब दीर्घ में क्या आता है? हर्ष ई, दीर्घ ई आएगा, मतलब कि दीर्घ उ आएगा, तो ये पहले दीर्घ स्वर हो जाएगा। और अंत अस्त व्यंजन और उसमें व्यंजन, या र ल व को अंत अस्त बोला जाता है। और तालाबे सा, मुधाने सा, डंटी सा और हा को क्या बोला जाता है? उसमें व्यंजन बोला जाता है। यहाँ वाला लाइन कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए सोच के बताइएगा कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सब लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और आज के इस कंफ्यूजन को इसमें दूर कर देंगे। और 14 का पहले परफेक्ट आंसर बताइएगा। तो 14 का आपका कमेंट आया यहाँ पर क्या? 14 का सोचिए और एक बार बताइए। चलिएगा तो सबने तो बता दिया क्योंकि उनको पता था कि 14 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तजोड़चारण, मतलब कि उच्चारण। उत्तजोड़चारण मतलब कि उच्चारण 14 का भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सात्विक का विपरार्थक शब्द होता है सत्यवादी, सत्य, कर्म, तामसिक या फिर साहित्य। सात्विक का विपरार्थक, सात्विक का उल्टा क्या होता है? अब इसका क्वेश्चन का जवाब वही लोग देंगे जिसने क्वेश्चन बैंक कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर 15 का एक बार बोल दीजिए और यहाँ
यहाँ पे आ गया आपका परफेक्ट आंसर 15 काशी, क्योंकि सात्विक दान का अगर विपरार्थक पूछता है, उल्टा पूछता है तो वो तामसिक हो जाएगा। अगला ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। लौट करके आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बिहार में, असम में, उड़ीसा में या फिर बंगाल में? लौट करके आऊंगा फिर जीवानंद दास जी के द्वारा लिखल गया है, बताइएगा वो कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो 16 का जवाब क्या आ जाएगा? तो 16 का आपका कमेंट आया कि लौट कर आऊंगा फिर जो जीवानंद दास जी के द्वारा लिखल है वो बंगाल में लौटने की बात करते हैं, यानी कि 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परफेक्ट है ना? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला का जवाब दीजिएगा कि सीमा है ना, रजनी, अलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी, है ना? ये वाला क्वेश्चन को कंप्लीट करो और जाके सब्जेक्टिव बना देना, बस ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बना देना, ये आपके सब्जेक्टिव में रहेगा क्वेश्चन। तो जान जाइए ये पांचों जो थी मतलब कि खोखा की बहन थी और सेन साहब का क्या था, वो बेटिया था पांचों। तो यहां तक तो आपका आंसर आ गया 18 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लूटो और कांट थे वीर, दार्शनिक, नाविक या फिर सैनिक? प्लूटो और कांट कौन थे? 19 का जवाब देने का प्रयास करना। तो आपका कमेंट आएगा, क्या आ जाएगा 19 नंबर के लिए? चलिए 19 नंबर के लिए आपका कमेंट आया ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, दार्शनिक हो जाएगा। जिनका ऑप्शन बी है वो परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब भाषाएं कहाँ की है? उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या फिर दक्षिण भारत की? तो 20 का जवाब देने का प्रयास करना, और 20 का जिसने दिया जवाब वो समझ जाइए कि उसने जो है अच्छे तरीका से तैयारी किया है। तो सबका कमेंट एक बार आना चाहिए, एक जैसा आप भी कीजिए, तब न मानेंगे कि आपको याद है। चलिए आपका कमेंट आया दक्षिण भारत, दक्षिण भारत इज द परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं, अगला का जवाब देने का प्रयास करना। चलिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुमार गंधर्व क्या है? कथाकार, गीतकार, शास्त्रीय गायक या फिर चित्रकार? कुमार गंधर्व क्या है? यहाँ पर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीख लो और जान लो। यहाँ पे आपका हो जाएगा वो शास्त्रीय गायक थे, ठीक है ना जी? कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, इसका भी जवाब देने का प्रयास करना। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है लंदन, लाहौर, अविन्यो या फिर लखनऊ? सबका जवाब नहीं देना, लेकिन 22 नंबर का जवाब अभी दे दो। 22 नंबर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अविन्यो था। तो एक बार फिर से कमेंट में लिख दीजिए, 22 का सी हो जाएगा। और फॉर्मेट पूरा एग्जाम का ये रहेगा, इससे अलग कुछ नहीं रहेगा, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था? हुंकार, रश्मि रसी, द्वंद्व गीत या फिर उर्वशी? दिनकर जी की ई वाला रचना जिन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो आप लोग 100% क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर विश्वास नहीं है जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, और विश्वास है तो याद कर लीजिए। तो 23 का यहाँ पर हो जाएगा उर्वशी, और आपका भी कमेंट आया कि उर्वशी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं, अगला का जवाब देने का प्रयास करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 24 नंबर, प्रत्येक वर्ष अभिन्यू कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक, विश्व कप या फिर राष्ट्रमंडल खेल? प्रत्येक वर्ष अभिन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? 24 का जवाब दीजिए। इसके लिए रुकूंगा, 1 मिनट रुकना पड़े तो भी रुकूंगा। ऐसे तो आपका कमेंट 5-6 सेकेंड में आ जाता है,
लेकिन हम इसके लिए 1 मिनट भी रुक सकते हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे कमेंट भी आ गया और याद भी कर लीजिए, जिनका नहीं आया ये जो थे ना रंग समारोह होता रहता है। आगे बढ़ता हूँ, अगला का जवाब देने का प्रयास करना। कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? गांधी, संजय, राजीव या फिर इंदिरा या फिर फिरोज गांधी? तो सबसे पहला जवाब आप लोग बताइएगा, विनोद कुमार शुक्ल जिनका जन्म 1937 में हुआ था ना, तो वो कहां पर थे, वो कहां पे एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो 25 का आपका कमेंट आ जानी चाहिए। अभी क्योंकि हमने आपको बार बार बता रखा है कि विनोद कुमार शुक्ल जो थे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में क्या थे, तो वो एसोसिएट प्रोफेसर थे। 25 का सी हो जाएगा। अगर भूल गए थे तो याद कर लीजिए, और याद है आपको तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन चाहते थे, है ना, अगला क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि सभी देशों की जो संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती है, यानी मतलब कि बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देश की जो संस्कृति की हवा है उसके पास बहती रहे? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और एक बार फिर से 26 का आप लोग सी बोल दीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की हवा की जो संस्कृति है वो देश में लगती रहे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, और बढ़ने से पहले सोच लो समझ लो तब जवाब देना, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि यहाँ पे गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, जालंधर या फिर लुधियाना? एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन और ननकाना साहब अभी कहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो पहला बात, आपको दूगो कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 27 का अभी हमने क्या आपको बताया, पहले आप ना बताइएगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि गुरु नानक ननकाना साहब अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, ननकाना साहब अभी पाकिस्तान में है। और यहाँ पे 27 का भी जवाब दीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा तलवंडी लाहौर। क्या हो जाएगा? तलवंडी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, अगला का जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मछली शीर्षक कविता में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कविता पढ़े हो, जिसमें अगर हम बात करें तो संतू मछली लेकर के भाग रहा था कुआं में डालने के लिए, तो बताइएगा उसमें दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो दीदी के जो प्रेमी का नाम था वो आप लोग एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि सबको पता है और सबने भी बता रखा कि नरेन था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में पूछता है कि मछली शीर्षक कहानी में मसाला कौन पीस रही थी, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। तो माँ पीस रही थी। अगला का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या फिर अंग्रेजी? और इनका जो जलवा है और इनका जो ताकत है, हौसला है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सब्जेक्ट में है? तो सबको ही जानता है कि शेक्सपियर का अगर भाषा के कवि पूछ देगा तो अंग्रेजी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। और ये एक मतलब कि देखा जाए तो सबसे महान अगर कवि में के देखा जाए ना इंग्लिश के, तो उसमें से एक थे। इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, जब 12th में जाइएगा तो पहले यहाँ पे जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। रसूलबाई थी कवित्री, कथावाचिका, गायिका या फिर नर्तकी? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है हिंदी में। विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक देख लेना। तो 30 का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रसूलन बाई जो थी एक गायिका थी, एक गायिका थी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 का सी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा अगला बताइएगा, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, नानी, दीदी या फिर माँ? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? हमने अभी आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इसमें नहीं आए ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए माँ, यानी माँ जो थी मछली के लिए
मतलब कि मसाला पीस रही थी। और अगर हम बात करें तो माँ जो था ना वो घर में मछली गोश्त बनाना पसंद नहीं करता था। ये वाला भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था। अब बताओ, बिस्मिल्लाह खान जो थे जो शहनाई बजाते थे, तो इनके बचपन का नाम क्या था, सबको पता है। एक बार आप लोग बोल दीजिएगा तो हम भी का स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम कमरुद्दीन था ना। तो यहाँ पे आपका भी कमेंट आया कि 32 का यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, सुजान रस खान किनकी रचना है। सुजान की, रस खान की, मियाजान की या फिर नासिर की। तो सबसे पहला बात इसका जवाब आप लोग बताइए। आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सुजान रस खान जो रचना है वो रस खान साहब की है। ऑप्शन यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ल था। ईद या फिर बकरीद या फिर मुहर्रम या फिर मिलाद। एग्जाम में ई वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 10 से 12 बार पूछा गया है, जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। तो सबसे पहला बात आपको बता देते हैं, ये मुहर्रम हो जाएगा, शहनाई बजाने जाते थे। 34 का आप लोग एक बार ऑप्शन सी बोल दीजिए और याद भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृत की, नृत्य की, नर्तक की या फिर वादन की। काशी में का चीज होता था, का चीज ला प्रसिद्ध था। तो 35 का आप लोग एक बार बताइएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि काशी जो थी ना वो संस्कृति की पाठशाला थी, संस्कृत वहां पे पढ़ाया जाता था। यानी कि 35 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेबल पर किताब है, यह पर किस कारक का चिन्ह है। आप लोग पढ़े हो, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर। अब यहाँ में पर है तो पर आया तो क्या बोलेंगे, अकरण बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, अपदान नहीं बोलेंगे, संप्रदान नहीं बोलेंगे, अधिकरण बोलेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट में ऑप्शन डी बोलिए और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है। सभा ई वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइए। और ये व्याकरण का पाठ से है, ये रिपीट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और सभा का मतलब होता है समूह। समूह मतलब कि जहां पे बहुत आदमी होके समूहवाचक हो जाएगा। दूसरी नंबर चीज, सभा आपका जो है स्त्रीलिंग है, ये भी याद कर लीजिएगा। और एग्जाम में दोनों में से कोई एक आ जाएगा। अगला जवाब देने का प्रयास करना कि वैधवा किस शब्द का पर्यायवाची है। वैधवा किसका पर्यायवाची है, 38 नंबर का जवाब देने का प्रयास करना। तो सबसे पहला बात, वैधवा जो है लक्ष्मी जी की, ये क्या है आपका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द जो होता है उसका हम लोग प्रयोग मतलब कि किसमें करते हैं, एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में। तो सबसे पहले तो सुन लीजिएगा, हिंदी में वचन दुई एगो होता है, एगो एक वचन, एगो बहुवचन। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। और उसके बाद में आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि होश शब्द का हम लोग प्रयोग बार बार बहुवचन में करते हैं। तो 39 का भी हो गया ना। अगला क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जिस शब्द का रूप कभी भी नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय। जिसका यहाँ पे रूप कभी भी नहीं बदलता है उसे क्या बोला जाता है, एक बार आप लोग बताइएगा। तो आप लोगों को इसमें बताना क्या है, सबको पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इसका रूप बदलता है, लेकिन एक अव्यय ऐसा चीज है जिसका रूप कभी भी नहीं बदलता है। तो यहां तक तो कंफर्म है। 20 क्वेश्चन और है, और 40 में से आपको अगर मात्र 25 क्वेश्चन पता होगा तो समझ जाओ तैयारी परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना। कहा क्या जा रहा है कि समंती का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। समंती का संधि विच्छेद, सन्मति, सन्मति है भाई, सन्मति।
तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप बता सकते हो तो बताओ, क्योंकि बहुत इजी है। सनमति यानी कि सन जोरमती, सनमति। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन सी, जिसने बताया उसका परफेक्ट हो जाएगा और अगला का जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, कवियों में सर्वश्रेष्ठ इन छोटे में बच्चे को क्या चोट लगी है? किसने कहा था? कवियों में श्रेष्ठ इन छोटे से में बच्चों को क्या लगी है? पहले इसका जवाब आप लोग मत दीजिए, इसमें छूट गया है ना। इस छोटे से बच्चे को क्या चोट लगी है? नहीं, ये नहीं। अगला का जवाब दीजिए कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? राम अवतार, रमन सिंह, रमेश्वर, राम रतन। तो सबसे पहला बात, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। इस ऑप्शन में नहीं है, 43 का सारा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि ईश्वर पैटलिकर किस भाषा के कथाकार है? अब बताओ ना, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है? तो आप लोग एक बार 44 का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को पता होगा, माँ जो थी ना, माँ जो लिखा गया था गुजराती भाषा में, और जिनके लेखक जो थे ईश्वर पेटलिकर थे, तो ईश्वर पेटलिकर गुजराती हो जाएंगे। माँ गुजराती, ईश्वर पेटलिकर, एक के बारे में याद कर लीजिएगा, तीनों एक के लाइन में हो जाएगा। 44 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना, एग्जाम में पूछा जाएगा, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन किसे बोला जाता है? ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो एस रंगराजन जो है श्रीनिवास जी को बोला जाता है। याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आपको एक बार ऑप्शन बी मतलब कि लिख देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रघुवीर सहाय, अज्ञे जायसी या फिर रामविलास शर्मा? तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? चलिए, आपके लिए हमने समय दिया, तो आप लोग क्या बता पाएंगे निराला की साहित्य साधना? तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। यहाँ पे 46 का डी याद कर लो। चलिए, परफेक्ट है। अगला का जवाब दीजिएगा कि रामायण की रचना किस भाषा में है? इसका सॉल्यूशन सबको पता है। इसमें हमको ना तो इसका जवाब बताना है, ना आपके लिए हम रुकेंगे, क्योंकि सब जानते हैं ना संस्कृत भाषा में रामायण लिखल है। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये तो छोड़िए, बताइएगा अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली या फिर बहादुर? अब सबसे पहला बात, इसमें तो 2 ऑप्शन ऐसा है जो आपको देखते मात्र पता चल जाएगा नहीं है। अब मछली जिनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, तो बहादुर जिनके लेखक अमरकांत है। आपका कमेंट आया क्या? ऑप्शन डी। चलिए, आप लोगों का भी कमेंट आ गया 48 का ऑप्शन डी परफेक्ट है। तो परफेक्ट है। अगला का जवाब दीजिएगा कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का जो पिता था वो कहाँ पर मारा गया था? ये वाला क्वेश्चन एकदम छुप के आता है, और इसे हम छुप के वार करेंगे, क्योंकि बहादुर के पिता जो थे वो युद्ध में मारे गए थे। कहाँ पर मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। यहाँ पे 49 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना तो कंप्लीट होगा, बस और कंप्लीट कर लो। चलिएगा, जवाब दीजिएगा। द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी से कौन पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 50 का जवाब आप लोगों से हम सुनना चाहते हैं, और आप लोगों का कमेंट आया कि यहाँ पे हो जाएगा लड़की ने हजारी प्रसाद द्विवेदी से एक चीज पूछा कि अच्छा बताइए कि लेखक मतलब कि क्या पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। वहीं से आपका ये चैप्टर आया है। चलिएगा, ये जवाब दीजिएगा कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? अभी हमने इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में कौन निबंधकार के लेखक थे, तो उसमें रामविलास शर्मा आया था ना। तो रामविलास शर्मा जो है नागरी लिपि, रामविलास शर्मा वो निबंध हो जाएगा, यानी कि 51 का भी हो जाएगा। दिमाग है, टैलेंट लगाओ दिमाग और आंसर बताते चलो।
अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, देख लो कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। स्वदेशी केकर लिखल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बताइए, इसमें कोनो कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। तो 52 का आपका आ गया आंसर कि सर 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। एक नए अंदाज में ऑप्शन डी बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, रेनार मरिया रिल्के किस भाषा के कवि थे। रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि थे, यह भी एग्जाम में रिपीट होता है, हमने लाके यहाँ पे रख दिया, आपको इसका सवाल का जवाब बताना है। तो 53 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया कि यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा जर्मन भाषा, जर्मन भाषा हो जाएगा। चलिएगा बताइएगा, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ की साहित्य की कौन सी विधा है। जीत जीत में निखरत हूँ जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। अब बताइए ये अगर बात करें तो पाठ की कौन सी विधा है। तो 54 का सोचिए समझिए और बोल दीजिए ना एक बार, ये आपका क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। जीत जीत में निखरत हूँ पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो लड़का को बच्चा को सबको पता है, जो 10th में प्रवेश करता है उसको रटवा दिया जाता है कि बिरजू शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन यहाँ पर सी परफेक्ट। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आई वांट, हाँ देखिएगा, आई वांट हैड गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था। आई वांट हैड गर्ल एडमिटेड कौन कहा था, बड़का डॉक्टर, छोटका डॉक्टर, प्रशिशु डॉक्टर, नर्स कहा था, बोलो कौन कहा था। तो सबको ही जानता है, जब लेकर के गई थी ना माँ अस्पताल में तो उन्हीं को बोला था बड़ा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर बोला था, क्या बोला था, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, यानी जल्दी से इसको भर्ती करो। तो वहां पे माँ लेकर के आ गई, नहीं की भर्ती। बताइएगा नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, आपके पास तो 4 गो ऑप्शन है, आप जवाब दो। और नहीं पता है तो याद कर लो, नगर कहानी के जो लेखक है वो सुजाता है, और नगर जो है तमिल भाषा में लिखल गेल है। तो 57 का ऑप्शन ए बोल दीजिए। 57 का ऑप्शन ए हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। और ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, धरती कब तक घूमेगी से ये आपका लिया गया है, और ये बात आपका उसी में किया गया है चर्चा। तो 3 बेटे की अगर ये वाला पूछे, सीता वाला है, सीता के अगर बात करें 3 गो लड़का था। यहाँ पे अब जवाब दीजिएगा, नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो सबको पता है, सबको पता है कि नजम्मा मतलब कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, बहू थी। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर सी परफेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास करना, निम्नांकित में कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देवनागरी कैसे लिखाता है, तो देवनागरी यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि आज हमने आपको 60 ऐसे क्वेश्चन बताए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, और आज का 60 क्वेश्चन आपने क्लियर किया तो आपको एग्जाम हलवा जैसा लगेगा, जाके बना लीजिए, बना के खा लीजिए। तो बस आज का इस लाइव सेशन में आप क्या सीखे और आपको क्या नया मिला और आपको कैसा लगा, ये क्लास कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।